नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस, जहां आप सीखेंगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो आज हम करेंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11, जहां पर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है। अब हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे अकॉर्डिंग टू जेई मेंस एंड नीट एंड सीबीएसई सारा। ये वाला चैप्टर आपको देखना जरूरी है इफ आप सीबीएसई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप अपने बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज अ बिगिनर्स कोर्स, मतलब कि हम चालू करेंगे फ्रॉम द जीरो। मैं ये भी कंसिडर नहीं करूंगा आपने 10th में थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ी है, मैं बिल्कुल जीरो से चालू करूंगा और मैं आपको बिल्कुल जेई मेंस तक हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, अपना कॉपी पेन और फोकस लेके बैठ जाओ एंड जस्ट कीप राइटिंग डाउन ऑल द थिंग्स दैट आई एम सेइंग। ये पूरी पीडीएफ वैसे भी आपको सेशन के एंड में ये अपने जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वहाँ पर मिल जाएगी। सो जस्ट मेक श्योर दैट कुछ रह जाए तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, लेकिन अभी के लिए पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखिए। थोड़ी लंबी होने वाली है ऑब्वियसली, बिकॉज बिगिनर्स कोर्स हम बिल्कुल एकदम स्केच से हैं, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो जस्ट कीप योरसेल्फ स्टक विद दिस एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की मूलतः बेसिकली 3 ब्रांच होती हैं। एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक, एक नहीं होती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ पर हम थोड़े बहुत फिजिकल लॉज को पढ़ते हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत फिजिक्स आ जाती है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट पूरा। इनऑर्गेनिक जहाँ पर हम पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल वो पूरे ऐसे लंबे चौड़े जहाँ पर 100 से ऊपर एलिमेंट्स हैं, वो पूरा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो सारी चीज़ें पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो 11th में आता है वो सब हम पढ़ते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स जहाँ पर आता है कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर अब कार्बन का कंपाउंड CO2 भी होता है, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सारा जहाँ पर कार्बन है लेकिन कार्बन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेरिन, दीज आर ऑल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बिकॉज इधर कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, इधर कार्बन कार्बन की चेन बनी हुई है खाली। तो जहां पर जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनकी स्टडी इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो शेप्स के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हमें 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, sp, sp2 एंड sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन अब ये अराइज होती हैं 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स से। हमारे पास कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन आपस में 2 बॉन्ड बना सकते हैं, या कार्बन कार्बन आपस में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कि इस कार्बन ने 1 दिया, उसने 1 दिया, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। इसने 2 दिया, उसने 2 दिए, तो डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे इसने 3 तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना है, उस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को कहते हैं अल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्काइन्स। ठीक है, अल्कीन की जो हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन आप निकालने का एक सिंपल तरीका आपको बताऊं तो ये देखो कि कार्बन का बॉन्ड कितनी जगह बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, ये एक सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन जोड़ो, बॉन्ड तो हमेशा 4 ही बनेंगे, कितनी जगह बना हुआ है वो देखो, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन का सम आना चाहिए 4। सम 4 का मतलब sp3 कितना है, sp3 1 और 3 4, 1 + 3 is 4, 4 जगह बॉन्ड बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देन एल्कीन को देखो तो ये डबल बॉन्ड, देन 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो बॉन्ड कितनी जगह बना, 1 2 और 3, अगेन सम 3 होना चाहिए, तो sp2 होल 1 + 2। एंड अल्काइंस सिमिलरली सम होना चाहिए, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना, बॉन्ड बना 2 जगह, सम होना चाहिए 2, देन 1 + 1 2। आगे बढ़े, इसकी शेप की बात करनी थी मेनली हमें। तो शेप क्या होगी, अल्काइन में क्या है, ये सीधा 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में बन सकता है, एंड हेंस द अल्काइन मॉलिक्यूल्स आर लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। sp2 में 2 यहाँ पर, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था।
तीन जगह पे बॉन्ड बन रहा है, ज़्यादा रिपल्शन नहीं है, हेंस दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर का मतलब जो एक प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, किसी भी एक प्लेन के अंदर है। जैसे ये बोर्ड देखो तो ये बोर्ड एक प्लेन है। इफ यू कंसिडर दिस एज द एक्स एक्सिस, दिस एज द वाई एक्सिस, तो ये पूरा इज एक्स वाई प्लेन। तो अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई मॉलिक्यूल, तीनों इसी के अंदर आ गए, आगे पीछे कहीं नहीं हो रहे, सिर्फ इसी के अंदर आ गए, आगे पीछे से कहीं जाएंगे तो जेड एक्सिस पे मूव करेंगे, तीनों एक ही लाइन में इसी के अंदर आ रहे हैं, तो वो प्लेनर। जब चौथा एटम और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इसके अंदर, तो वो आगे पीछे कहीं जाएगा, वो वाला स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर जहां पर हम पढ़ते हैं, यहाँ से, चलो हटो यहाँ से, हाँ, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइपॉड जैसा। ट्राइपॉड तो आई गेस सभी ने देखा होगा। तो सेंटर पर एक कार्बन, ऊपर और नीचे तीन मॉलिक्यूल, एक ऊपर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसमें से किसी एक के साथ इन फेज होता है, मतलब इन लाइन होता है एक प्लेन में। बाकी बच गए दो, एक होता है बाहर की तरफ जो सॉलिड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक होता है ऐसा डैश्ड जो होता है अंदर की तरफ। मतलब आप लगाओ ये कार्बन, ये हाइड्रोजन तो इसी बोर्ड के अंदर है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर आपकी तरफ है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अंदर की तरफ आ रहा है, बोर्ड से अंदर की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस पर। तो ये होती है शेप। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं: स्केलेटल स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड मैटर फॉर्म एंड बॉन्ड अलाइन डायग्राम। स्केलेटल स्ट्रक्चर की जैसे ये वाला, मैंने सारे के सारे कार्बन अलग अलग लिख दिए, उनके जो हाइड्रोजन है उनको अलग अलग लिख दिया। अरे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे कर करके अगर मैं लिखूँ तो दिस इज स्केलेटल स्ट्रक्चर। ऑल राइट, एंड इसी को मैं कंडेंस कर दूँ। कंडेंस का मतलब मैं सारी चीज़ों को एक साथ लिखूँ। एक साथ लिखने का मतलब ये CH3, देन CH2, देन CH2, देन CH2, देन CH3, ठीक। और अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको सिर्फ लाइन्स से रिप्रेजेंट करूँ। लाइन्स से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये वाला बॉन्ड लाइन डायग्राम होता है। इस डायग्राम में क्या होता है, हर एक एंड जो ओपन एंड बचा है इसका, ये वाला ओपन एंड रिप्रेजेंट्स CH3, और जो क्लोज्ड एंड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक कार्बन मॉलिक्यूल। ईच एज रिप्रेजेंट्स वन कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये CH3 है, यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये 1 2 4, ये 4 हो गए, एंड देन अनदर ओपन एंड ये वाला, ये एक और CH3। जहाँ पर एंड खुला हुआ वो CH3, जो एक दूसरा एज बन गया वो कार्बन। अब कार्बन की आपको वैलेंसीज तो पूरी सेटिस्फाई करनी है, तो मतलब ये CH2 CH2 CH2, ये वाला इज बॉन्ड लाइन डायग्राम। आगे बढ़े तो आ जाते हैं हम नामकरण के ऊपर। नोमेनक्लेचर इज नामकरण। तो आज हम आप सबको ब्राह्मण बना देंगे। तो ब्राह्मणों का काम होता है नामकरण करना। तो मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं नामकरण कर रहा हूँ। आज मैं आप सबको भी ये विद्या दे रहा हूँ, तो मैं अपना गुरु मंत्र आपको दे रहा हूँ। गुरु दक्षिणा के तौर पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। वीडियो को लाइक करो तो और अच्छी बात है, कमेंट करो तो थोड़ी एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगी, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ मैंने, जस्ट नहीं सीरियसली। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड 3 तरीके बन सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन वो एक जगह पे 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। कार्बन थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है ना, सारे पैसे एक जगह मत लगाओ, डाइवर्सिफाई करके लगाओ। तो कार्बन इसी हिसाब से काम करता है, तो 1 2 या 3, मैक्सिमम 3 बॉन्ड एक जगह बनाता है। तो अगर 3 बॉन्ड बनता है, मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर पूछो एक और, हाँ, अल्केन एल्कीन एंड अल्काइन, सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं अल्कीन्स, तो अल्कीन के लास्ट में आता है सफिक्स एन। डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स लास्ट में आता है एन, एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले और अल्काइंस लास्ट में आता है आइन। सफिक्स का मतलब सरनेम, जो नाम के लास्ट में आता है। प्रीफिक्स का मतलब पहले वाला, तो ये अपना मेन नाम, ठीक है। जैसे मेरा आदित्य है तो वैसे प्रीफिक्स जो पहले वाला नाम आता है, सरनेम इज शर्मा, तो यहाँ पर आ जाता है सरनेम लास्ट वाला नाम। तो ये एन इन एंड आइन फॉर अल्केन्स एल्कीन्स एंड अल्काइन्स डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से देखो तो 1 से 10 तक की ही चेन आपके पास आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। इसके हिसाब से एक कार्बन वाला होता है मैथ, 2 वाला होता है एथ, 3 इज प्रॉप, 4 इज ब्यूट, 5 इज पेंट,
6 इज हेक्स, 7 इज हेप्ट, सेप्ट नहीं होता हेप्ट होता है, 8 इज ऑक्ट, 9 इज नन, 10 इज, ये इनके नाम के शुरुआत में आता है। तो कितने पहले, सबसे पहले ये गिनना कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन के हिसाब से ये उसका शुरुआत वाला नाम, देन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है उसके हिसाब से नाम को एंड यहाँ पर इसमें खत्म कर दो। तो जैसे अगर कहीं पर मान लो ये है कि 1 2 3 4, ये कार्बन मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया वहाँ पर हाइड्रोजन अपने आप से जोड़ देना, तो 4 कार्बन, तो मतलब इसका नाम शुरुआत में आ गया ब्यूट, चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में आ गया एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट एन। ठीक है, और एक और एग्जांपल दूं, अरे थोड़ा ऐसे कई बार बोर्ड मेरा साथ नहीं देता, तो जैसे ये 1 2 3 4 5, देन एक मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, एक ही डबल बॉन्ड लगाया है, तो इस केस में क्या हुआ 5 कार्बन, एंड देन इसकी वैलेंसीज आप हर जगह से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, तो अब 5 कार्बन मतलब पेंट, एंड डबल बॉन्ड मतलब ईन, तो ये बन गया पेंटीन। नहीं, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये फ्री वाला है। तो आगे बढ़ें, तो अब इसका नामकरण करना, तो रूल हैं ये सारे के सारे, जैसे जैसे हम थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स नेमिंग करेंगे तो ये सारे नियमों का आप ध्यान रखना, सारे रूल्स एक जगह लिख लेना, आपको आगे नेमिंग करने में आसानी होगी। तो जी सबसे पहले रूल इज आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो सबसे बड़ी कार्बन की चेन बन गई आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चेन हो गई यहाँ पर, अब आप देखो सबसे बड़ी चेन देखनी है आपको, तो अगर मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, चेन की मेरी मर्जी है, मैं कहीं से भी चालू कर सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ से चालू करूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, ये हो गई। अगर मैं यहीं से आता तो ये 9 होते खाली, है ना, देन ये जो बच गया एक्स्ट्रा मेन चेन के अलावा वो ब्रांच है, इधर मेन चेन में आ गए ये वाले। आगे अगर आप इसमें मेन चेन देखो तो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 बार CH2 आना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे बड़ी चेन वो वाली हो गई। एल्स 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं यहाँ पर, तो ये वाली सबसे बड़ी चेन। तो सबसे पहला काम इज टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड थिंग एज हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये हो गया, एंड देन अपनी सबसे बड़ी चेन के हिसाब से आपका जो मेन नेम है वो डिसाइड हो जाएगा। तो हमारा इधर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा नाम हो गया डिसाइड डेक। मेन चेन के सारे आइटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो डेक एन, इतना नाम डिसाइड हो गया। अब इस नाम से पहले हमें ये भी सब्स्टिट्यूशन के तौर पे जोड़ना पड़ेगा। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, आप इसका नाम सफिक्स में भी डाल सकते हो, इसका नाम प्रीफिक्स में भी डाल सकते हो। कई सारे ऐसे होते हैं जिनका नाम दोनों जगह डल सकता है, कई सारे ऐसे होते हैं जिनका नाम सिर्फ एक जगह डल सकता है, या तो सफिक्स या प्रीफिक्स। तो ये जो अल्काइल चेन होती है, अल्काइल चेन का मतलब अगर मैं एक अल्केन लूँ और उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ, जैसे CH4 मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो ये बन जाएगा CH3, तो दिस इज मिथाइल चेन। ऐसे ही C2H6 इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाऊँ तो वो C2H5 बनेगा, दिस इज इथाइल की चेन। ठीक है, तो अल्काइल चेन का हम शुरुआत में ही लिखते हैं, दिस इज प्रीफिक्स। तो ये कौन सा, यहाँ पर क्या है, लीस्ट नंबर टू द ब्रांच हमें देना है। लीस्ट नंबर कहाँ से, जब मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, तीसरे पे जुड़ी हुई है तो दिस बिकम्स 3, ग्रुप है मिथाइल, तो 3 मिथाइल डेकेन इसका नाम हो गया। इसका नाम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नंबरिंग अगर मैं यहाँ से दूँ तो 1 2 3 4 5, वहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग यहाँ से छोटी पड़ रही है, यहाँ से देखो तो नंबरिंग आ रही है 2,5, और वहाँ से नंबरिंग देखो तो 4,7। हमें लीस्ट नंबर देना है तो 2,5 अच्छा है। देन अब यहाँ पे तो 2 ग्रुप आ गए, ये और ये, तो ये चीज़ याद रखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको यहाँ पर रिजर्वेशन लगा देनी है नामकरण करते हुए हमेशा। रूल्स आगे और भी आते ऐड होते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी आप नाम लिख रहे हो, जब भी जैसे मैंने ये नाम लिखा, नाम लिखते हुए अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक ही जगह पे रखनी है, प्रीफिक्स में ही रखनी है, सफिक्स में ही डालनी है, वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे रिजर्वेशन लगानी है। ठीक है, रिजर्वेशन लगानी है मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले जगह देनी है, जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा उसको बाद में रखना है। यहाँ पर मेरे पास 2 ग्रुप हैं, मिथाइल एंड इथाइल, दोनों प्रीफिक्स के अंदर ही आते हैं। पहले कौन सा आता है, ई पहले आता है तो उसको पहले रखा जाएगा, और मेरे पास नंबर है 2,5, तो दिस बिकम्स 5-8।
इथाइल डैश, 2 पे आता है मिथाइल, 2 मिथाइल, एंड फिर मेरी सबसे बड़ी चेन कौन सी है, 8 की है, तो ऑक्ट, सब बड़ी वाली चेन में सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, देन ऑक्टेन। चलो अगला रूल है हमारा कि हमें इफ 2 और मोर आइडेंटिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो हमें डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा यूज करना है, अगर एक जैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इस वाली चेन में लिखो। अगेन जो मैंने खाली जगह जोड़ी है वहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ देना हर जगह। तो देखो इसमें सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई से भी देखो, कोई एक ही बात पड़ेगी, तो मैं ये वाली मान लेता हूँ। दिस इज माई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसके अंदर सब्सटीट्यूशन में एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। अब ये सब्सटीट्यूशन का अब नंबरिंग दें हम अगर, तो यहाँ से देख लें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, वहाँ से दें तो 1 2 3 4 5 6, तो एक जगह से नंबर आ रहा है 2 4 6 और दूसरी जगह से नंबर आ रहा है 3 5 7। ऑब्वियसली 2 4 6 छोटा है, उसको यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे रिजर्वेशन देनी है एंड देन ग्रुप्स पे। अब ग्रुप्स पे देखो तो यहाँ पर क्या बनना है, ये इथाइल, और मैंने क्या कहा, 2 अगर एक जैसे ग्रुप हैं, 2 एक जैसे ग्रुप हैं, तो इसको लिखेंगे हम डाई मिथाइल। अब ये डी आ गया और ये आ गया ई, ऐसा नहीं है, ग्रुप का नाम देखना है खाली, ग्रुप का नाम फिर भी मिथाइल ही है, एम से आ रहा है, तो दिस बिकम्स 6 इथाइल डैश, कहाँ कहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 और 4 पे, तो 2 4 डैश, कितने हैं 2, तो डाई मिथाइल, एंड देन अपनी मेन चेन और उसके बाद बॉन्ड। मेन चेन कितने की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट, एंड देन सिंगल बॉन्ड है सबका, तो एन। कूल, आगे बढ़ो। इफ 2 ग्रुप्स आर एट इक्विवेलेंट पोजीशन देन द नंबर इज गिवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर 2 ग्रुप है इक्विवेलेंट पोजीशन पर, हमें तो नंबर कम देना है ना, पर इधर से भी आ रहा हूँ तो भी सेम नंबर, इधर से जा रहा हूँ तो भी सेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, सबसे बड़ी चेन तो बीच वाली हो गई। मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने छोड़ा हुआ है कार्बन को, ऐसे गंजा गंजा सा लग रहा है कार्बन, लेकिन वहाँ पर आप हाइड्रोजन अपने हिसाब से जोड़ना है जब अपनी नोटबुक में सारी चीज़ों को नोट डाउन करोगे। तो इफ इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 6, वहाँ से करो तो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 3,6 बन गया। अब नंबरिंग कहाँ से करें, अब दोनों तरफ से 3 6 है, तो क्या चूज करें। अब दूसरी चीज़ देखनी है आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर दोनों तरफ से सेम नंबर है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करो। अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है तो इसको 3 नंबर दे दो, देन दिस बिकम्स 3 इथाइल 6 मिथाइल, एंड सबसे बड़ी चेन 8 की चेन थी तो ऑक्टेन। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा है आपको उसको बाद में ही रखना है। जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा है कंसीडर देम एज जनरल कैटेगरी, जिनका नंबर लास्ट में ही आता है। तो आगे बढ़े। आइसो नियो आर यूज्ड व्हेन 2 and 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल कार्बन। अब सबसे पहले तो ये देखो कि जो आइसो और नियो है ना, दीज आर नॉट IUPAC नेम, दीज आर कॉमन नेम्स। हम नामकरण जो कर रहे हैं वो IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं उसके हिसाब से नामकरण कर रहे हैं। ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम जो घर से बुलाया जाता है, घर पे बुलाया जाता है, जैसे सोनू मोनू चिंटू पिंटू वगैरह, दीज आर कॉमन नेम्स। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं दीज आर IUPAC नेम। यहाँ पे जो अभी पहले लिखे वो IUPAC नेम है। IUPAC नेम आर दोस्त जो यूनियन ने रूल सेट करे हुए हैं, उसके हिसाब से हम उसको लेके चलते हैं। उसका नाम जो आपका स्कूल में रजिस्टर्ड नाम है वो वाला। तो जैसे मेरा आदित्य है वो IUPAC नेम, घर पे जो बुलाते हैं मेरे घर वाले वो कॉमन नेम है, वो मैं डिस्क्लोज कर भी नहीं सकता। तो आगे बढ़े। तो आइसो आर यूज्ड व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। नियो आर यूज्ड व्हेन 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं डिस्क्लोज कर दूंगा वैसे, ऐसे जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इस चैनल पे तब डिस्क्लोज करेंगे। तो आइसो आर 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड नियो आर 3 मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर मेरा जो कोने वाला कार्बन है, लाइक मैं इसको लिखूँ, ये मेरा एक कार्बन चेन है, इस पर मैं यहाँ पर इसका मतलब CH3 है, इससे मैं 2 CH3 अटैच करूँ तो ये क्या बना, एक ये कार्बन था, देन 1 2 और 3, तो 1 2 एंड यहाँ पर एक CH3 आ गया। इस कार्बन से मैंने 2 CH3 अटैच करे हुए हैं, यहाँ पर ये, और एक बच गया वो हाइड्रोजन, तो ये वाला ग्रुप इज आइसो वाला। तो दिस बिकम्स आइसो
एंड जब हम कॉमन नेम करते हैं वहाँ पर हमें सारे के सारे नंबर लिखने हैं, वो ग्रुप्स और ब्रांचिंग वगैरह सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, दिस बिकम्स आइसो, एंड 6 का होता है हेक्सेन। दैट्स इट, कूल। ऐसे नियो बनाओ तो सेम मान लो मैंने ये नियो बना दिया, जहाँ से अगर मैं 3 CH3 जोड़ दूँ तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन की जगह भी एक CH3 आ गया, तो टोटल कितने हो गए अब 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एंड एक कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप अटैच, तो दिस बिकम्स नियो, 7 हो गए तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है, दिस इज नियो हेप्टेन। IUPAC नेम इनका अलग होगा। IUPAC नेम देखो तो इसमें देखो सबसे बड़ी चेन कौन सी हुई, 1 2 3 4 5 की, एंड देन सेकंड पे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो दिस बिकम्स 2,2 डाई मिथाइल, और 5 की चेन थी तो पेंटेन। इसका वाला नाम देखो तो यहाँ पर सबसे बड़ी चेन है 1 2 3 4 5, और सेकंड पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल पेंटेन। ऑल राइट, चलो। इफ देयर आर 2 चेन ऑफ इक्वल साइज एंड मोर सब्स्टिट्यूट चेन इज द पेरेंट चेन, मतलब यहाँ पर देखो 2 चेन इक्वल साइज की। अगर हम सबसे पहले तो अपनी चेन देखें, तो चेन हम देखते हैं हाईलाइटर से, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। पहले हम गरीब थे, हमारे पास वाइट बोर्ड था, वो तो हालांकि यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो भी नहीं है उसकी, तो अभी हमने खर्चा करा है तो हम उसका पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अब सबसे पहले आप चेन का साइज़ देखो, 2 चेन इक्वल साइज़ की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले एक मेरे पास ये 9 की चेन बन गई है, यहाँ से मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इसके अलावा अगर मैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये भी बन रहा है, एक चेन मेरी ये वाली भी बन गई है, ये एंड दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक चेन ये वाली भी बन रही है भाई, एक ये वाली, ठीक है, एंड देन 7 8 9, एक ये भी बन रही है, बट सेम टू सेम ही चलेगा इसका, तो हाँ ठीक है। इतनी हमें 3 9 साइज़ की जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 9 आ रहे हैं, ऐसी 3 चेन हमारे पास फॉर्म हो रही है, 9 कार्बन वाली 3 चेन फॉर्म हो रही है। अब इसमें से क्या करना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड चेन इज चूजन एज द पेरेंट चेन। बाप वो है जिसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बाप कौन है, बाप हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो इफ़ दिस इज़ नॉट क्वाइट एक्चुअली अच्छे से विजिबल, तो ये हटा देते। तो अब देखो एक ये वाली चेन थी, तो हम पहले वाली चेन पे देखते हैं, जो सीधी वाली चेन आ रही है, इस पर कितना है, एक जगह सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है, एक जगह सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर, एक जगह सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है, 3 जगह पर। अगर मैं नीचे वाली चेन को देखूँ तो एक सब्स्टिट्यूशन ये, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये, देन यहाँ पर आ जाए तीसरा सब्स्टिट्यूशन ये, फिर ये यहाँ से देखें तो चौथा सब्स्टिट्यूशन ये। और अगर मैं तीसरी चेन को देखूं, मैंने सिर्फ इसको ये वाली चेन को देखा है, देन तीसरी चेन को देखूं तो अगेन एक सब्स्टिट्यूशन ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाऊँ तो चौथा ये वाला, एंड देन 5 और 5वां इधर और 6ठा इधर। तो हम इस वाली चेन को सबसे बड़ी चेन चूज़ करेंगे। कौन सी वाली चेन भाई, ये वाली चेन सबसे बड़ी चेन है हमारी। ऑलराइट, इससे हमें प्यार है। छी यार कितना गंदा बना। तो कहाँ गए, हाँ ये वाला। तो अब इसका नाम हमें करना, तो ये मेन चेन हो गई हमारी 9 वाली। अब इस 9 में नंबरिंग करो, नंबरिंग लिस्ट जानी चाहिए, तो यहाँ से चालू करते हैं। तो दिस बिकम्स 1 and 2 and 3 and 4, या बाकी सारे हटा देते हैं। चलो तो हमारे पास मेन चेन जो थी हमारी वो है ये वाली। अब इसके अंदर हम अपना नामकरण नंबरिंग करते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से हमें देखो 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, 3 पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, चौथे पे प्रोपाइल ग्रुप आ रहा है, छठे पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 7वें पे इथाइल ग्रुप आ रहा है। नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल पहले, तो इथाइल कहाँ पर है 2 पे एंड 7 पे, तो दिस बिकम्स 2,7 डाई इथाइल डैश, फर्स्ट पे 2 मिथाइल एंड देन 6th पे मिथाइल, तो ये बन जाता है आपका 1 1 6
ट्राईमिथाइल, एंड लास्टली इट बिकम्स एक और था ना, हाँ चौथे पे प्रोपाइल, तो 4 प्रोपाइल, सबसे बड़ी चेन 9 की, एंड देन दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये वाले क्वेश्चन आप करके देखिए एंड जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट लेट्स मूव अहेड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखो गंजे गंजे लग रहा है, मैंने आपको बोला था आपने अपने हाइड्रोजन सब पे जोड़ देना। तो यहाँ से नामकरण करो तो 1 2 3 4 5 6। आई एम जस्ट ट्राइंग। यहाँ से तो दूसरे पे आ रहा है, तो दिस बिकम्स 2 मिथाइल एंड 6 कार्बन, तो हेक्सेन। इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। कहाँ का सब्स्टिट्यूशन, 1 2 3 4, चारों पे मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ से नंबर करें तो 1 2 3 4 5 6 4, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर 3 4 एंड 6 पे। तो दिस बिकम्स 3 3 4 6, 4 कार्बन है तो टेट्रा मिथाइल, एंड टोटल कार्बन है 7, तो हेक्टेन। आगे बढ़ते हैं। ये तो सीधा सीधे बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेन। ये वाला 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब यहाँ पर देखो 2 3, तो सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल, थर्ड पे मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल, एंड 3 और 3 6 हेक्सेन। चलो जी, ये और क्वेश्चन एक रहा। फिर अच्छा हाँ, बेंजीन वाला नोमेनक्लेचर तो रह रहा है भाई साहब। यही करें तो देखो, अब बेंजीन में क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी है। अल्फ़ाबेटिकल ये 1 2 3 अल्फ़ाबेटिकल। देखो जैसे ये वाली चेन कौन सी थी, मिथाइल की, ये वाली चेन है इथाइल की, 2 कार्बन, 1 और 2, तो ये पहले नंबर पे आएगा, तो दिस बिकम्स 1। और ये बेंजीन भी नहीं है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, तो 1 इथाइल एंड देन 3 मिथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन। कूल, आगे बढ़े। जैसे कि ज़्यादा ब्रांच उतनी ज़्यादा नंबर। देखो जैसे इसमें ये इथाइल आना था और ये मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली ये आगे आना चाहिए था, लेकिन दिस गेट्स मोर प्रेफरेंस देन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ज़्यादा ब्रांचिंग मतलब ज़्यादा नंबर इन जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वही। तो इसमें ये मैथ पहले आ जाएगा नंबरिंग के लिए। लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही, नंबरिंग में ये पहले आएगा। अल्फ़ाबेटिकल को फिक्स रिजर्वेशन है, उतना ही तो लगेगी ही। दिस बिकम्स 3 इथाइल एंड 1 पे ये 2 मिथाइल है, तो 1 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल एंड देन पूरा बन गया ये साइक्लोहेक्सेन। ये वाले दोनों आप खुद से ट्राई करना, ये सारे भी खुद से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं। गिव लीस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास नॉर्मल चेन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो क्या करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो 1 2 3 4, यहाँ से नंबर करूँ तो 1 2 3 एंड 4, एक ही बात पड़ रही है तीन दोनों जगह से। तो इधर मेरे को फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम देना। अगर मान लो ये इस क्वेश्चन में ही थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो नंबरिंग के हिसाब से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ से चलो तो ये 2 और 6 आ रहा है, यहाँ से चलो तो ये 2 और ये 6 आ रहा है। हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। इसको चूज़ करने से क्या बनेंगे, मेरी मेन चेन इज 7 की, 7 में 6 पर है मिथाइल, तो 6 मिथाइल। जो OH वाला ग्रुप है इसमें लास्ट में जुड़ता है OL, सफिक्स इज OL, तो 6 मिथाइल एंड देन हेप्ट का मतलब 7 का मतलब हेप्ट, एन ई लास्ट वाला हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा OL, तो दिस बिकम 6 मिथाइल हेप्टेनॉल। ये एक ऑर्डर, ये मैंने यहाँ पर एक प्रेफरेंस ऑर्डर लिखी हुई है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर आपको याद करनी ही पड़ेगी। दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मान लो यहाँ पर सिर्फ OH था, OH के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ता तो नामकरण आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको कम नंबर देना है आपको, उसके लिए ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, ये पूरा सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़े तो बेंजीन कंपाउंड में देखो तो बेंजीन में ये 3 है जो आपको कॉमन नेम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
C6H5 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका नाम टोल्यूइन। यहाँ पर OCH3 जुड़ा है तो एनिसोल, NH2 अमाइन जुड़ा है तो एनएलएन। ये इसका कॉमन नेम है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऐसे ही आता है। ये अपने IUPAC नेम से नहीं आते, कॉमन नेम से ज़्यादा जाने जाते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के लिए लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू द ग्रुप्स। यहाँ पर नंबर देखो, ये Br को ऐसे नंबर दिया, ऐसे नहीं घुमाया, ऐसे घुमाया है चेन को, तो दिस बिकम्स 1,3 डाईब्रोमोबेंजीन। आगे बढ़े तो दो पोजिशन होती है, 1, 3, 1, 2 एंड 1, 4, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। इनका कॉमन नेम होते हैं। 1, 2 का इज ऑर्थो, 1, 3 मेटा एंड देन पैरा है। तो ये वाला इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा एंड दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। सॉरी, जब कंपाउंड 1 पे और 2 पे साथ साथ जुड़ा हो तो वो होती है ऑर्थो पोजीशन। जब 1 और 3 पे हो तो वो मेटा पोजीशन एंड 1, 4 पे आमने सामने हो तो वो पैरा पोजीशन। दिस इज रिटन एज O डाईब्रोमोबेंजीन या फिर P डाईब्रोमोबेंजीन या फिर M डाईब्रोमोबेंजीन। दिस इज O, दिस इज M एंड दिस इज P वाला कंपाउंड। ओके, आगे सब्स्टिट्यूशन अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड लीस्ट नंबर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलाना है पर लीस्ट नंबर। जैसे अब ये दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों हेलोजन के अंदर आते हैं, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर देना है और नंबर देना है लीस्ट है। तो इस केस में ऐसे नंबर करोगे तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। अगेन लिखना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़े तो बेंजीन इज अटैच्ड टू एन एल्केन विद फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को जो अल्केन चेन है उसको मेन चेन कंसीडर करते हैं। तो ये मैंने एक चेन ली, अगर ये बेंजीन है, बेंजीन इज अटैच्ड टू अ फंक्शनल थ्रू अटैच्ड इन अल्केन चेन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस वाले केस में मैं इस चेन को मेन चेन कंसीडर करूंगा, इसको पेरेंट मानूंगा एंड इसको सब्स्टिट्यूशन मानूंगा। और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूशन होता है उसका नाम मिथाइल होता है। तो अगेन अभी यहाँ पर बात करो आगे, तो दिस बिकम्स 1, 2 एंड 3। तो ये बन जाता है आपका 3 फिनाइल। 3 की चेन हो जाती है आपकी मैथ है एंड प्रॉप, तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन और अल्कोहल जुड़ रहा है तो प्रोपेनॉल। ये वाली चेन मतलब एल्केन चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप, तो दिस बिकम्स मेन, बेंजीन बिकम्स सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़े तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये सारे आप इनको कीजिए एंड देन हम आगे सीधा बढ़ जाते हैं। एक दो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे ये यहाँ पर तो क्लोरीन, नाइट्रो एंड CH3। अब देखो मैंने यहाँ से नंबर नहीं किया, यहाँ से नंबर नहीं किया, या फिर मैं किसी से भी चालू कर सकता था, बट अब प्रेफरेंस ऑर्डर देखो तो प्रेफरेंस ऑर्डर में मैंने इसको लिखा ही नहीं, मतलब ये CH3 से भी आगे आएगा, देन CH3 एंड देन Cl। हेलोजन पहले आता है तो हेलोजन से चालू किया, तो दिस बिकम्स 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन। कोई और देखें, इसमें देखो आप, तो ये तो सीधा सीधा ही है, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप ये, एक फंक्शनल ग्रुप ये, फंक्शनल ग्रुप 2 आ गए। मैंने कहा था जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप तो वो ऑर्डर देखना है, ऑर्डर में ये सबसे पहले था, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कार्बन। अब इन 5 में अगर आप देखो इन दोनों को, दिस इज कीटोन ग्रुप, इसके अगर शुरुआत में लिखो तो कीटो, लास्ट में लिखो तो ONE आता है, और इसको लास्ट में लिखो तो OIC एसिड आता है। इसको आप प्रेफर करोगे लास्ट में ही लिखो। तो इसमें देखो तो आप अगर इसको दोनों को सफिक्स में लिखो तो ये बन जाता है पेंटे एन एंड फोर्थ पे ऑन एंड देन फर्स्ट पे ओइक एसिड। एल्स यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज कीटोन को पहले, तो ये बन जाता है 4 कीटो एंड देन पेंटेन एंड ओइक एसिड। आई डिडंट राइट 1 here बिकॉज जब भी 1 होता है ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है उसको, जहाँ पे लिखा बिकॉज 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में आ रहा है। मेन चेन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में अगर 1 है तो वहाँ पर 1 लिखने की जरूरत एज सच नहीं होती आपको। चौथा, अगर आप ये वाली चेन देखो तो इसमें भी सबसे बड़ी चेन इज दिस, नहीं, क्यों नहीं भाई? अगर मैं यहाँ से जाऊँ, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 8, यहाँ पर 8 बन गए। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वाली चेन बनी, तो ये वाली हमारी पेरेंट चेन होगी। अब ये पेरेंट चेन है तो इस पेरेंट चेन के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कहाँ से हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करूँ नंबर तो 1 पे है, 2 पे है, 2 पे है एंड देन 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। एल्स अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 पे है, देन 5 6 7 8 पे है, ऐसे वाला सही है 2 एंड 4 पे,
दिस चेन इज प्रोपेन वाली चेन, तो दिस इज प्रोपाइल, एंड दिस इज इथेन वाली चेन, तो दिस इज इथाइल. तो दिस बिकम्स 2 इथाइल 4 प्रोपाइल एंड लार्जेस्ट चेन ऑफ 9, तो नन एन. ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए. इसके आगे और सारे क्वेश्चन है, पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. मेक श्योर दैट यू जॉइन इट एंड ये सारे क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क कीजिए. हम आ जाते हैं अगली थ्योरी के ऊपर. एंड जब मैं हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर कराऊंगा इसके बाद, तो इन सब के आंसर्स मैं उस वीडियो के शुरुआत में आपको बता दूंगा, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. मेक श्योर आप वो हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो भी देख लें. मैंने गेट्स पब्लिश होगा यूट्यूब चैनल. आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास देखो तो मोटा मोटी हमारे पास 2 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक. एलिसाइक्लिक मतलब जो ओपन चेन वाले हैं जिसमें चेन नहीं बन रही, एंड साइक्लिक इज अ क्लोज चेन. दिस इज एलिसाइक्लिक एंड दिस इज साइक्लिक. आगे बढ़े तो जो साइक्लिक है वो 2 तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक साइक्लिक, जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन किया था अभी. एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक वाले अलग कंपाउंड होते हैं. एरोमेटिक बेसिकली वो वाले कंपाउंड जो क्या लिखे हैं, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं. हकल्स रूल इज अगर किसी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक है. 4n+2, n इज कोई भी नेचुरल नंबर. तो अगर मैं यहाँ पर 1 लगाऊँ n की जगह पर, तो दिस बिकम्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाएगा बेंजीन. तो बेंजेनॉइड वो सारे कंपाउंड एरोमेटिक के अंदर जो आते हैं जो बेंजीन है या फिर उसका डेरिवेटिव है. नॉर्मल बेंजीन या फिर बेंजीन का डेरिवेटिव. बेंजीन के आगे कुछ ना कुछ हमने जोड़ दिया, दोज आर बेंजेनॉइड्स. अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो बेंजीन नहीं बन रहा, ये बेंजीन नहीं बन रहा, बेंजीन इज C6H6. अगर बेंजीन नहीं बन रहा तो वो नॉन बेंजेनॉइड. और तीसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक. हेट्रोसाइक्लिक, और यहाँ पर भी देखो एलिफेटिक चिन्ह पे हेट्रोसाइक्लिक आता है और होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक मतलब हर एक कोने पे कार्बन है. दिस इज साइक्लोहेक्सेन, हर एक कोने पे कार्बन आता है. बट अगर मैं एक कोने से कार्बन को हटाकर ऑक्सीजन लिख दूं, देन दिस बिकम्स हेट्रोसाइक्लिक. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं हर एक, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में मैंने एक कोने से कार्बन हटाकर ऑक्सीजन डाल दिया वहाँ पर, दिस बिकम्स हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक. एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है, हर एक कोने पे कार्बन नहीं आ रहा, एक कोने पे कार्बन की जगह कोई और कंपाउंड आ गया. दिस इज ट्रोपोन. ट्रोपोन के अंदर देखो तो यहाँ पर 2, 4, 6 एंड यहाँ पर 8, तो और एक सेकंड इसका लोन पेयर भी, तो 10, यहाँ पर 2 डालो तो 4 बजा 8+2 10, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए ट्रोपोन के अंदर. दिस इज अ नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड. आगे देखें तो आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इज द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर जिनका फॉर्मूला सेम है. तो ये फेनोमेना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स पोसेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. सब कुछ अलग है, सिर्फ फॉर्मूला सेम है. जैसा बेसिकली लाइक 2 जुड़वा भाई, बाकी सारी चीज़ें इनका अलग है. जो शरीर का स्ट्रक्चर है, एक ने एक्सरसाइज कर ली, एक जिम चला गया, एक नहीं गया, दोनों का शरीर का स्ट्रक्चर ढांचा वागा पूरा अलग ही, चेहरा सेम आ रहा है, बस इनका जो फॉर्मूला है वो सेम है. तो अभी जो जुड़वा होने की कंडीशन है 2 तरीके की होती है, जैसे या तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल 4 तरीके का होता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप एंड मेटामेरिज्म, कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं. एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरीके का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. दिस इज प्रॉपर्टीज बेस्ड मोर, दिस इज स्ट्रक्चर बेस्ड ज़्यादातर. ठीक है, आगे बढ़े, इनको डिटेल में देखें अगर हम, तो पहले चेन आइसोमेरिज्म है. तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल पहले से लिखा हुआ है. तो चेन आइसोमेरिज्म इज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर. मैंने कहा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है. तो चेन आइसोमेरिज्म जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन स्केलेटल डिफरेंट है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बना हुआ है. जैसे C5H12 है यहाँ पर, तो C5H12 के लिए मैंने देखो एक एग्जांपल लिखा C यहाँ पर, देन 2 CH3, 3 CH3 यहाँ पर, और चौथा भी, बल्कि हर जगह CH3 डाले, बीच में C. टोटल गिनो तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन, देन 3, 6, 9 और 12, C5H12 बन गया. दूसरे वाले में देखो तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन, देन 3, 3, 6, 9, यहाँ पर 9 एंड ये 3, 12, C5H12 ये भी फॉर्मूला बन गया. अब दोनों का फॉर्मूला तो वही बन गया, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा है अलग है. नाम इधर एक कोने वाले कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच हैं, तो ये बन गया आइसो वाला है, आइसोपेंटेन. इधर इसके साथ 3 CH3 अटैच्ड हैं एंड टोटल 5 कार्बन, तो दिस इज नियोपेंटेन. IUPAC नाम करो तो इधर सबसे बड़ी चेन 4 की और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन. इधर नामकरण करो तो सबसे बड़ी चेन 3 की, सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. ये इसका नाम हो गया.
और C5H12 के लिए सीधा सीधा पेंटेन भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 और ये उसके सारे हाइड्रोजन जोड़ के C5H12 पेंटेन बन गया। अगला देखें तो दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि यहाँ पर जो कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो सब्सटीट्यूशन हो रखा है चेन के अंदर या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम सब्सटीट्यूशन के लिए पोजीशन अलग अलग है। जैसे यहाँ पर मैंने OH इधर सेकंड पे जोड़ा है, इधर लास्ट में जोड़ा है। इसी OH को मैं अगर इस वाले कार्बन में जोड़ता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम चेन को इधर से कहीं से भी चालू कर सकते हैं। तो ये हो गया है, यहाँ पर सेकंड पे अटैच है और यहाँ पर OH इधर अटैच है। दोनों का फॉर्मूला इज 1 2 3 C3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 तो C3H7OH या फिर यू कैन राइट C3H8O। ये इसका फॉर्मूला, इसका भी देखो तो 1 2 3 एंड देन 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 अगेन C3H7 एंड OH या फिर C3H8O। ये वाला फॉर्मूला इसका बन गया। लेकिन नाम देखो तो नाम में ही अलग है जाते हैं इनका। दिस इज 3 प्रोप एंड इधर 3 कार्बन प्रोप एंड 1 ऑक्सीजन जुड़ गया तो दिस इज प्रोपेन ऑल। और यहाँ पे देखो तो 3 कार्बन लेकिन सेकंड पे ऑल जुड़ा है तो दिस इज प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पर OH ग्रुप एल्कोहल की पोजीशन चेंज हो गई एंड उससे प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अगला देखो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेम फॉर्मूला लेकिन अलग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अलग, जैसे C3H6O है, यहाँ पर मैंने ये जोड़ा तो CH3 CH3 एंड CO और यहीं पर मैंने ये जोड़ दिया ये वाला CH3 CH2 COH। COH वाला ग्रुप इज एल्डिहाइड एंड CO वाला ग्रुप इज प्रोपेनॉन और कीटोन। अब देखो तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन C3H6O। यहाँ पे देखो तो 1 2 3 कार्बन 1 2 3 एंड 4 5 6। यहाँ पर भी C3H6 एंड ऑक्सीजन। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दिस इज कीटोन वाला ग्रुप, वो एल्डिहाइड वाला ग्रुप। ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज अलग होनी दोनों की, तो वो बन गया प्रोपेनल एंड दिस इज प्रोपेनॉन। आगे बढ़ जाए तो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज जब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड 2 जो कार्बन स्केलेटन है वो अलग होता है। दिस इज मेनली इन ईथर्स। ये वाला जो ग्रुप होता है ऑक्सीजन जहाँ पे जोड़ता है चेन के बीच में वो ईथर्स होते हैं। तो आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के इधर वाली चेन अलग, इधर वाली चेन अलग, ठीक। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में जुड़ा है। अब वो बीच में जुड़ने के बाद इधर वाली चेन अलग जा रही है, इधर वाली चेन अलग जा रही है, दोनों तरफ मतलब इन दोनों कंपाउंड में सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो तो ये देखो यहाँ पर 1 कार्बन 2 3 4 दिस बिकम्स C4। अब C4 है, C4 के हिसाब से स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, या इफ यू अच्छा ये बना रखा है तो वापसी बनाते हैं आपके इसको। तो दिस बिकम्स C 1 2 3 1 2 3 तीसरे के बाद ऑक्सीजन जुड़ा है एंड उससे आगे जाकर 1 कार्बन जुड़ा है। ये हो गया। अब अगर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, दिस बिकम्स CH3, ये CH2, ये CH2 एंड दिस इज CH3। ये वाला कंपाउंड बन गया हमारा। अब दिस दे वाला ग्रुप जो बनता है, दे क्या हो गया यार आज, दिस इज ऑक्सी वाला ग्रुप। दिस इज बेसिकली ईदर जो फंक्शनल ग्रुप है, नाम है इसका ऑक्सी। तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों तरफ वाली चेन का नाम रखना है, पहले छोटी वाली एंड देन बड़ी वाली। ये छोटी वाली चेन है, दिस इज मिथाइल, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी एंड देन बड़ी वाली चेन प्रोपेन। सेम इधर यहाँ पर ये वाली चेन बन गई, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन। अगेन यहाँ पे देखो तो 1 2 देन ऑक्सीजन देन 1 2, ये वाला इधर CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, दिस बिकम्स C4 3 2 5 एंड 5 H10। इसका फॉर्मूला देखो तो C 1 2 3 4 H 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड फॉर्मूला सेम है दोनों का। और इधर का नाम क्या हो जाएगा, इधर तो दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप सेम ही आ रहे हैं, तो दिस इज इथॉक्सी इथेन। अब ऑब्वियसली जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई हैं। दिस इज मेटामेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है 4 तरीके का। इसके बाद देखिए अगर हम फंक्शनल स्टीरियोमेरिज्म, तो स्टीरियोमेरिज्म इज द फिनोमेना एक्जिस्टेंस ऑफ सेम कंस्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। मतलब जो सेंट्रल एटम है उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज हो रही है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं कंपाउंड्स उनके। सेंट्रल एटम मतलब जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन किस तरीके से चेंज कर रही है, दैट इज स्टीरियोमेरिज्म।
तो स्टीरियोमेरिज्म के अंदर ये दो कॉन्फ़िगरेशन आती है, सिस एंड ट्रांस। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने बीच में 2 कार्बन जोड़ दिए। अब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा है, इधर CH3 एंड H2, सेम CH3 एंड H2। इफ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो ऐसे जुड़ रहे हैं डायगनली, दिस इज जॉइनिंग डायगनली, तो वो वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांस। इफ वो ऐसे आ रहे हैं, एडजेसेंट आ रहे हैं, तो वो वाले कॉन्फ़िगरेशन इज सिस। सिर्फ इतना, अगर डायगोनल है तो ट्रांस, अगर एडजेसेंट है तो सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये है, यहाँ पे सीधा इतना लिखा है दैट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स ऑफ ग्रुप इन स्पेस। 3D स्पेस के अंदर जो एटम्स है वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं उसके हिसाब से हमें इसका नामकरण करना है। यहाँ पर इसका नाम वही बनेगा। यहाँ पर एक पूरी चेन आ रही है, स्ट्रेट चेन में देखो तो ये स्ट्रेट चेन ही बनेगा, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, तो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, ये रिलेटिव पोजीशन के अंदर चेंज है कि सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बाकी दोनों कहाँ पर है, एक में ऐसे हैं डायगोनल एंड एक में सीधे सीधे एडजेसेंट लगे हुए हैं। दिस इज स्टीरियोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म arises due to different optical properties. Optical properties are levorotatory and dextrorotatory. इधर मैंने लिखा नहीं है, that is a different thing। जब हम कायरल कार्बन को पढ़ते हैं वो हेलो के अंदर आता है, हेलो एलियंस एंड हेलो वेरियंस क्लास 12 के अंदर। तो कायरल कार्बन इज बेसिकली वो वाला कार्बन जो कैपेबल है टू रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, कहीं से भी कोई भी लाइट आए तो वो हर एक कंपोनेंट में चलती है, मतलब वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में चलती है। इसमें क्या करूँ, उसके 2 कंपोनेंट कट कर दूँ। मान लो कि एक्स एक्सिस आपकी तरफ है, आप एक्स वहाँ पर, वाई यहाँ पर, जेड यहाँ पर है, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं आपकी तरफ जो लाइट आ रही है ना, मैं इसके ये दोनों कंपोनेंट कट कर दिए, वाई एंड जेड वाला कट कर दिया, तो लाइट सिर्फ आपकी तरफ आ रही है। तो लाइट मान लो ऐसे आ रही है। अगर कोई सब्सटेंस मैंने ऐसे रखा हुआ है, वो आपकी तरफ आती हुई लाइट को क्लॉकवाइज, ये आपकी तरफ से क्लॉकवाइज हो गया, तो अगर उस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर आपकी तरफ आती हुई लाइट को वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो उसको कहते हैं लीवोरोटेटरी। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, सेम कंपाउंड सेम फॉर्मूला, बट वो डेक्स्ट्रो या लीवोरोटेटरी है। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा देगा एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड उसको उसी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। दीज आर 2 डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे बढ़े तो आगे आता है हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज बेसिकली द स्टेप्स इन विच अ रिएक्शन प्रोसीड। किन किन स्टेप्स में एक रिएक्शन आगे बढ़ता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टेप्स में सबसे पहले आता है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन होता है जैसे मेरे पास एक एटम है, इसका बॉन्ड बना हुआ है एक एटम बी के साथ। बॉन्ड बनने में क्या होता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इफ ये वाला एनी हाउ इनकी पार्टनरशिप टूटी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ए अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, दे आर हैप्पीली अपार्टेड। इनका जो ब्रेकअप हुआ ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ हुआ, तो ये हो गया होमोलिटिक फिजन, ठीक है। यहाँ से इन दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ से जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके गए, ये नेगेटिवली चार्ज नहीं हुए, ये बन गए रेडिकल। ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हुआ, दिस इज अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब अब एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकाल लिया, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर नहीं ले रहा, अपने ऑर्बिट में वापसी एस्टेब्लिश नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नहीं, ये क्या करेगा, इसको ऐसे पकड़ के घूमेगा। ये इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के घूम रहा है कि कहीं इसको कोई मिल जाए और ये उसके साथ बॉन्ड बना ले। दिस इज ए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको ये रेडी है जिसके साथ कि ये कहीं पे कोई और कंपाउंड मिल जाए या कोई एटम मिल जाए जिसके पास भी फ्री रेडिकल हो और मैं उसके साथ बॉन्ड बना लूँ, ऐसे चलता रहे। दिस इज अ फ्री रेडिकल। ऐसा चलता है एक फ्री रेडिकल वाला कंपाउंड। ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खुले में लेके घूमता है कि कोई भी आ जाओ मेरे साथ बॉन्ड बना लो। अब देखिए जीरो रेडिकल होते हैं, रेडिकल 3 तरीके के होते हैं। 0 डिग्री 4 तरीके के, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 0 डिग्री इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज tertiary free radical. 1 degree, 2 degree, 3 degree represents the number of carbon attached to the carbon radical. 0 डिग्री का मतलब इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन है, कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, वो फ्री रेडिकल। 1 डिग्री 1 कार्बन जुड़ा है और 2 कोई और कंपाउंड मान लो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 डिग्री इज 2 कार्बन इससे अटैच्ड है एंड 1 हाइड्रोजन है। 3 डिग्री इज इसके अराउंड 3 कार्बन अटैच्ड है और 1 रेडिकल, बस, ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसमें स्टेबिलिटी आएगी भाई
इसमें आएगी 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की एंड देन 0 डिग्री की। रीज़न कि इस कार्बन पे कुछ नहीं है, इस कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक बॉन्ड का एहसास करवाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर करके उसका एहसास दिलाते हैं कि हाँ भाई तेरा जो कार्बन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अकेला नहीं है, हम उसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं बॉन्ड बनाने के। एग्जैक्टली और कोई बॉन्ड नहीं बना रहा उसके साथ, बट उसको एक एहसास दिलाते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट इज हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन होता है जहाँ पर वही वाला केस, बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भग जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव है ऑब्वियसली। तो इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से ए तो रह गया पॉजिटिव बेचारा शरीफ, और बी जो ज़्यादा तेज था जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया वो बन गया नेगेटिव। तो हेट्रोलिटिक फिजन के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बनता है और एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनने से क्या होता है, यहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो आयंस 2 तरीके के, कार्बन का कैटायन एंड कार्बन का एनायन। तो कार्बो कैटायन एंड कार्ब एनायन। तो कार्बो कैटायन क्या हो गया, अगेन ये भी ऐसे ही बनेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 0 डिग्री का कार्बन कार्बो कैटायन। तो इसमें क्या बनेगा कि 3 डिग्री का कार्बो कैटायन की सी पॉजिटिव है, इसके अराउंड 3 ये जुड़े हुए हैं कार्बन। 2 डिग्री इज सी पॉजिटिव और इसके साथ 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। 1 डिग्री इज सी पॉजिटिव, इसके साथ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। एंड 0 डिग्री इज सी के साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ एंड इट इज़ पॉजिटिव। अगर आप इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनना चाहिए भाई, 3 2 1 0 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब क्या करेगा, ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इसके पास पॉजिटिव। कार्बन कभी भी आयन नहीं बनाना चाहता, तभी वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हेंस ये और ये तीनों इसके इलेक्ट्रॉन तो भेज रहे हैं। मैंने कहा कार्बन की प्रॉपर्टी होती है टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो ये क्या करेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, पॉजिटिव उसका थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल। इधर कुछ भी नहीं है तो ये सबसे कम स्टेबल। तो 3 2 1 0 इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बो कैटायंस। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बो कैटायंस। अगर हम कार्बो एनायंस की बात करें या कार्ब एनायंस की बात करें, इसमें भी वही चीज़ें बनेगी, 3 2 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और 3 तरफ यहाँ पर कार्बन एटम जुड़े हैं। अब कार्बन की तो प्रॉपर्टी तो वही रहेगी ना, ये तो अपना चार्ज ही भेजेगा इसकी तरफ। अब पहले से नेगेटिव और नेगेटिव उसके पास आ रहा है तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, उतना तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एंड हेंस ये वाला जो कार्बन है ये ज़्यादा स्टेबिलिटी अपनी खोता जाएगा। एंड हेंस इस कार्ब एनायन के केस में 0 डिग्री वाला कार्ब एनायन इज द मोस्ट स्टेबल, देन 1 देन 2 एंड देन 3 डिग्री का। आगे देखें तो इलेक्ट्रोफाइल आर वो स्पीसीज जो खुद पॉजिटिव या न्यूट्रल हैं और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। द वर्ड बेसिकली मीन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव एंड फाइल्स इज मोहब्बत करने वाला। ओ ये कैसे देना, फाइल्स इज मोहब्बत करने वाला। जो स्पीसीज, जो भी कंपाउंड या आयन या एटम इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव से प्यार करता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो खुद जो नेगेटिव से प्यार करे वो क्या हो गया, तो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव भी होगा। और न्यूक्लियोफाइल्स जो न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव एंड फाइल्स का मतलब अगेन मोहब्बत करने वाला होता है वो न्यूक्लियोफाइल। अब जो पॉजिटिव से मोहब्बत करेगा वो खुद नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल में भी वो जिसके पास एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उसके पास, तभी तो वो जाकर पॉजिटिव के पास जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो पॉजिटिवली चार्ज जैसे कि कोई सी भी एक चीज़ बता दो, पॉजिटिवली चार्ज कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं NO2 पॉजिटिव, ठीक है, न्यूट्रल H2O, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज Cl नेगेटिव, न्यूट्रल NH3। बस आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अब ये लास्ट चीज़ है इसके इस पूरे चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, 4 तरीके के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। दिस इज द लास्ट थिंग। अब देखो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मतलब कि मैंने क्या करा, मैंने 2 एटम्स को कंबाइन किया, इस कॉम्बिनेशन के बाद क्या हुआ
ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे जो बीच में होने चाहिए थे, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर, तो बी ने क्या करा, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खिसका लिया, लेके नहीं भागा उसको अब तक, वो सिर्फ उसने अपनी तरफ इसको खिसका लिया। तो इससे क्या बना, ए एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो बी की तरफ खिसक गए, तो ये पार्शियल नेगेटिव बन गया एंड ए पार्शियल पॉजिटिव बन गया। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जब बॉन्ड उन दो एटम के बीच में बन रहा है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अगर मैं बॉन्ड एफ और एफ के बीच में बनाऊं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर सेम। लेकिन बॉन्ड अगर मैं सी और एफ के बीच में बनाऊं तो एफ बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, तो एफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसका लेगा एंड हेंस ये बन जाएगा सी एफ, जहां पर एफ इज पार्शियल नेगेटिव एंड सी इज पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बॉन्ड बनाऊं किसी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम है, फॉर एक एग्जांपल मैं जनरल लेता हूं, जैसे सोडियम की बात अगर मैं करूं, तो अगर सोडियम के साथ बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे क्या, सोडियम तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर ही फेंकेगा, तो वो कार्बन की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पर कार्बन बिकम्स पार्शियल नेगेटिव एंड ए बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दो तरीके का इफेक्ट हो सकता है, कार्बन से अवे भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन की तरफ भी आ सकते हैं। जिस केस में इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम कार्बन मूव करें उसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और जहां पर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कार्बन एटम फ्लो करे, टूवर्ड्स कार्बन एटम फ्लो करे उसको कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से दूर जाए तो वो माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ आए तो वो प्लस आई इफेक्ट होता है। दूसरा इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पाई इलेक्ट्रॉन्स और बिटवीन ए पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर जो उसके साथ वाले एटम पर है। तो अगेन जस्ट लाइक द इंडक्टिव इफेक्ट, ये दो तरीके का होता है, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। और प्लस यहाँ पर भी होता है, ये दो रेजोनेंस है तो आर, तो ये प्लस आर इफेक्ट भी होगा एंड माइनस आर इफेक्ट भी होगा। लाइक दिस, अगर इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कार्बन जा रहे हैं तो वो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आया तो प्लस आई इफेक्ट। तो मैं आपको एक प्लस आर का एग्जांपल देता हूँ। तो प्लस आर, जैसे कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर ऐसे इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, मैंने यहाँ पर एक NH2 का बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक अमाइन का मॉलिक्यूल NH2 जोड़ दिया। NH2 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये मैंने इसकी तरफ जोड़ दिया। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन अपना लोन पेयर इधर भेजेगा। जहाँ पर लोन पेयर भेजने से क्या हुआ, इसने यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट करा, इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर बॉन्ड था, यहाँ पर बॉन्ड था, इस नाइट्रोजन ने यहाँ पर एक बॉन्ड इसके साथ एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया, अपना लोन पेयर इसके कार्बन बेंजीन की तरफ फेंका। बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, स्टिल उसको इलेक्ट्रॉन भी पसंद है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैच करता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर कैच करने के चक्कर में वो इससे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उसको। तो उसके तो एक फिक्स्ड बैलेंस ये कि वो चार जगह ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक दो कार्बन के साथ इधर बना हुआ, एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ, एक ऊपर बना हुआ, चार थे। अब इधर वाले के साथ एक उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ताकि वो ऊपर डबल बॉन्ड बना सके, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। अब जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसने इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन से ऊपर एक बॉन्ड बना लिया, तो फिर बचा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज लग जाता है। अगेन कार्बन को नेगेटिव चार्ज नहीं पसंद, तो वो क्या करेगा, इस बगल वाले कार्बन से कहेगा भाई बॉन्ड बना ले। अब ये अपना पड़ोसी इधर बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, उसके चक्कर में इसको इधर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पर बॉन्ड बना, दिस इज डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर तो बॉन्ड पहले से ही था और ये बन गया नेगेटिव। अब अगेन वही वाली चीज़ फिर से दोहराई जाएगी कि ये इसको कहेगा कि भाई बॉन्ड बना ले, ये पड़ोसी से हम निभाएगा, इधर जाएगा एंड इसका इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर के पास, देन ये बन जाएगा कुछ ऐसा ये, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऊपर बना हुआ है। फिर वही चीज़ दोहराई जाएगी कि ये इसे कहेगा भाई बॉन्ड, वो कहेगा भाई ठीक है, ये इधर बॉन्ड बना लेगा एंड इसको ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उसके चक्कर में, तो यहाँ पर ये वाला बन जाएगा वापसी वही का वही, जस्ट विद द डिफरेंस दैट द बॉन्ड्स आर नाउ शिफ्टेड। वही मॉलिक्यूल बन गया बॉन्ड शिफ्ट के साथ। दिस इज रेजोनेंस, एंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आया, अब इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ आया, ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे एंड देन अगेन ऑर्थो पोजिशन पे। तो जो प्लस आर इफेक्ट होता है इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, ये बहुत काम आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दूँ प्लस आर इफेक्ट का, तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग के पास हमने एक NO2 को जोड़ा हुआ है, ये NO2 जोड़ा हुआ है। इस NO2 में अगर मान लो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, तो अब नाइट्रोजन को उधर इलेक्ट्रॉन देना है। अब इलेक्ट्रॉन उधर देना है तो इसको एक बॉन्ड तो बनाना ही है नीचे, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से हेल्प मांगेगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्री हो गया, तो वो क्या करेगा, नीचे बॉन्ड बनाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव और एक तरफ तो ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये वाला बॉन्ड चला गया, ये और ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा है ऊपर की तरफ खींचा है, तो यहाँ से ये वाला पोजीशन विल बिकम पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जाने पे बनता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव बना तो ये इससे बोलेगा कि भाई बॉन्ड बना लेते हैं, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब ये ऊपर बॉन्ड बनाएगा तो ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा, इधर बॉन्ड बना दिया, एंड ये तो NO नेगेटिव और इसकी तरफ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेसिकली प्लस आर इफेक्ट जब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ को हम एक बेंजीन रिंग के साथ जोड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऊपर की तरफ, अब ये पॉजिटिव बन गया, यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ था, फिर से भाई बॉन्ड बना ले, अगेन यहाँ पर ये क्या बनेगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर बॉन्ड बन गया, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड तो था ही। इससे क्या हुआ, अगेन भाई बॉन्ड बना ले, और ये कहेगा तू भाग जा भाई, तू अपने ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना, और मेरा तो पहले वाला जिसके साथ चल रहा था मेरे को तो उसी के साथ रखना है बॉन्ड, तो इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, ऊपर वाला वापसी सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला तो इधर ऑक्सीजन खींच ही रहा था, ये वापसी बन जाएगा अगेन विद द बॉन्ड शिफ्ट, वापसी हमें वही मॉलिक्यूल मिल गया। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। तो दिस इज प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में देखो तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड हेंस इन प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो, अब ऑर्थो पैरा प्लस हो गए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन का मतलब ये वाली पोजीशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पर हुआ एक्चुअली कुछ नहीं रहा, बट ये तो वैसे का वैसे ही है। दूसरी वाली पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गई, ये वाले भी एंड ये इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गई, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज आर इफेक्ट। So next effect is electromeric effect. Electromeric effect is produced in a multiple bonded compound. Multiple bonded compound का मतलब होता है कोई सभी unsaturated compound। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है A डबल बॉन्ड B, इसके साथ मैंने कोई एक रिएजेंट C जोड़ा। C रिएजेंट जोड़ने से क्या होगा, अब इसका एक बॉन्ड तो ये वाला ब्रेक होगा, अलग कलर से बॉन्ड तोड़ते हैं, तो हमने ये वाला रिएजेंट ये बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने से क्या क्रिएट होगा, हमारे पास एक बन जाएगा A और B, एक हो जाएगा नेगेटिव और एक हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर है एक रिएजेंट C। अब ये C A या B से जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पर भी ऐसे जस्ट लाइक पहले दोनों, यहाँ पर भी दो इफेक्ट होते हैं, प्लस E एंड माइनस E इफेक्ट। तो प्लस E इफेक्ट इफ reagent is attached having the electron pair, वो प्लस E इफेक्ट, एंड माइनस E इफेक्ट इज कि इफ reagent is attached to carbon not having the electron pair। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर, जो बॉन्ड वाला पेयर था वो दोनों एक के बाद शिफ्ट हुआ, तो वो नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब जो नेगेटिव है उसके पास जाके जुड़ेगा या पॉजिटिव है उसके पास जाके जुड़ेगा। इसी को अगर मैं एग्जांपल से समझूँ तो मान लो हमारे पास ये था C डबल बॉन्ड C था, इसके दो बॉन्ड बने हुए थे यहाँ पर, आफ्टर द रिएक्शन ये बन गया C, यहाँ पर ये नेगेटिव या पॉजिटिव, और ये दो यहाँ पर। अगर मैं क्या करूँ कि पहला वाला केस प्लस E केस प्लस E इफेक्ट का, दिस इज C नेगेटिव पॉजिटिव, दो बॉन्ड यहाँ पर दो बॉन्ड यहाँ पर, इसके साथ मैं H पॉजिटिव जोड़ूँ, तो पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव वाले के पास, तो ये बन जाएगा C प्लस C H एंड इसके दो बॉन्ड, जो रिएजेंट था वो जाके जुड़ा नेगेटिव वाले के पास, तो दिस इज प्लस E इफेक्ट। दूसरा वाला माइनस C इफेक्ट की अगर कोई चीज़ मेरे पास जुड़ी हुई है प्लस माइनस C नेगेटिव और दो बॉन्ड यहाँ पर, मान लो मैं CN नेगेटिव जोड़ रहा हूँ, तो जो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव वाले के पास,
तो ये बन जाएगा C, यहाँ पर Cn के साथ बॉन्ड, 2 बॉन्ड C नेगेटिव और 2 बॉन्ड आगे। हुआ क्या, पहले वाले केस में पॉजिटिव रिएजेंट था तो वो जाके नेगेटिव कार्बन पे जुड़ा, दिस इज प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर रिएजेंट नेगेटिव है तो वो जाके पॉजिटिव कार्बन पे जुड़ेगा, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस इज हाइपर कंजुगेशन, दिस इज द नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो व्हेन अल्काइल ग्रुप अटैच टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट गेट्स रिवर्स्ड। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे ये कार्बन, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C है और इधर मान लो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ड्यू टू सम रिएक्शन क्या हुआ कि ये तो जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये वाला बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। ये ब्रेक होने से ये वाला हाइड्रोजन अब यहाँ से निकलेगा, बट ये कार्बन क्या कह रहा है, भाई मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। ये अगर इसको जाने नहीं देगा तो मतलब ये कहीं ना कहीं से इसका बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो इसने क्या करा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा और ये इसको ही दे दिया, तो ये बना HC डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड C, इसके दोनों हाइड्रोजन, इसके दोनों हाइड्रोजन और इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये वाला बन गया। बट उधर तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होती है, प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। तो फिर इसने क्या करा, इससे बॉन्ड लेके इसको दे दिया, तो ये बना C डबल बॉन्ड C H, ये वाला हाइड्रोजन लटका रह गया और ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया। उसको भी नहीं जाने देना तो इससे इलेक्ट्रॉन लेके वापसी उसको दे देगा, तो दिस बिकम्स C डबल बॉन्ड C वापसी H इसका बॉन्ड एंड ये वापसी वहीं के वहीं हम पहुँच गए। तो एक रेजोनेंस वापसी क्रिएट हुआ जहाँ पर जो बॉन्ड है वो खाली घूम रहा है, एक खाली बॉन्ड घूम रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। बस दैट्स इट, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आई नो। तो बट इसमें पूरा GOC चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका फ्रॉम द बिगिनिंग 0 टू JEE मेंस, जहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी रहती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी फ्रॉम द बिगिनिंग टू JEE मेंस, सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो चुकी हैं, बिल्कुल स्क्रैच से चेक कराया था। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड द कंपाउंड्स एंड जो 4 तरीके के हमें रिएक्शन पढ़ने थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड द हाइपर कंजुगेशन, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इफ़ आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए, और एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए बनाऊंगा उसमें मैं उन सबके आंसर आपको बता दूंगा। तो मेक श्योर कि आप वो वाली वीडियो भी देखें जब वो रिलीज़ होगी इसी चैनल पर। मेक श्योर कि आप हमसे जुड़े रहिए, और उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, और उसके बगल में एक घंटी बनी आएगी, वो भी दबा देना, तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब वो रिलीज़ होगी इस चैनल पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।